नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। रिपोर्ट एट 10 यानी रात 10 बजे दिन की 10 बड़ी खबरें। रिपोर्ट एट 10 में बात होगी दिन भर की हर एक बड़ी खबर की, साथ ही होगी हर खबर की पड़ताल और ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता बताएंगे इन खबरों के मायने और क्या है इन खबरों के असर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और देखते हैं दिन भर की टॉप 10 बड़ी खबरें। और रिपोर्ट एट 10 में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम के हुंकार, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर ममता पर किया करारा वार। बंगाल का संग्राम, दीदी का किला या फिर बीजेपी की डबल इंजन सरकार। तमिलनाडु का सबसे बड़ा दंगल, डीएमके का गढ़ या फिर एनडीए का गुड गवर्नेंस। महिलाओं के हक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगा है विपक्ष का साथ। विपक्ष के साथ के बाद 16 अप्रैल से शुरू होगी संसद में विशेष सत्र की शुरुआत। व्हिप के हुंकार, बनाम विपक्ष की ललकार। होर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी से क्या थमेगी दुनिया की रफ्तार। खबर यह भी होगी कि नेतन्याहू ने कहा है दो टूक, हिजबुल्लाह का खात्मा है पहली शर्त। और बाबा अमरनाथ के दर्शन का हो गया है शंखनाद। और यादों में गूंजेंगी आशाताई और आशाताई के नगमे। और आपको बताएंगे बैडमिंटन का नया बाहुबली आयुष। तो सबसे पहली खबर आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभाओं में करारा वार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर चुनावी जनसभा में कहा है कि भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ममता सरकार के मुख्य हथियार हैं और प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर ममता पर वार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी के कौवाखाली मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और भाजपा के 13 उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगे। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इन्हें जिताना मोदी को जिताना है। जनता का जोश और उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा के चुनाव जीतने का पक्का भरोसा दिला गया। उन्होंने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसे उन्होंने पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार बताया और कहा कि इस कॉरिडोर को बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिए काम किया जा रहा है। जबकि तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त तृणमूल कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी देने वाले लोगों का समर्थन करती है। देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी। नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कही थी। तुष्टीकरण से भरी ये टीएमसी ऐसे लोगों को सड़क से लेकर संसद तक समर्थन देती है। पीएम मोदी ने लोगों से डबल इंजन सरकार के लिए वोट देने का आग्रह किया और कहा कि बंगाल में विकास की गति दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल ने अपने 15 साल के कार्यकाल में राज्य को बर्बाद कर दिया। 70 साल में आपने लेफ्ट को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, टीएमसी को मौका दिया। अब एक मौका मोदी को दीजिए। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी और युवा विरोधी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि अब उनकी तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी और अब उन्हें बताना होगा कि उनके राज्य में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका हिसाब क्या है। अलग अलग राज्यों से बंगाल की सियासत में आकर अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। ग्राउंड का माहौल गर्म है
और रैलीज में बयानबाजी का स्तर और तीखी होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की चुनावी बिसात बिछ चुकी है और आरोप प्रत्यारोप के तीखे तीरों ने सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। सभी दलों के प्रमुख नेता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, साथ ही अपने वादों और दावों से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR को देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। बाकुंडा और पूर्वी बर्धमान की रैलियों में ममता ने कहा कि बीजेपी सोनार बांग्ला के नाम पर बंगालियों की पहचान मिटाना चाहती है। भाजपा सोनार बांग्ला बनाना चाहती है, लेकिन साथ ही बंगाली लोगों के नाम हटाकर बाहर से गैर बंगाली मतदाताओं को भी शामिल करना चाहती है। 25 लाख के नाम। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर तीखा प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की ये पावन भूमि आज गुंडागर्दी का अड्डा बन गई है। राष्ट्रवाद की धरती को टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरती बना करके रख दिया है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मोर्चा संभाला। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि बंगाल की जनता अब टीएमसी का विसर्जन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बंगाल की दीदी अपना किला बचा पाएंगी या भाजपा का डबल इंजन मॉडल बंगाल की राजनीति का भूगोल बदल देगा। बाहर बनाम स्थानीय, पहचान बनाम विकास के मुद्दे के बीच ये लड़ाई, ये मुकाबला और भी रोचक होता जा रहा है। अब देखना ये है कि बंगाल की जनता आखिरकार किसके हाथ में सौंपती है सत्ता का बागडोर। तमिलनाडु में चुनावी जंग अपने चरम पर है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी और AIADMK मिलकर DMK के करप्शन को मुद्दा बना रही हैं, तो दूसरी तरफ DMK इनके गठबंधन की नीयत पर सवाल उठा रहा है। तमिलनाडु की धरती पर चुनावी रणभेरी बच चुकी है और सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। द्रविड़ राजनीति के इस गढ़ में इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि विचारधारा और अस्मिता का भी है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के मोर्चे पर कमान संभालते हुए हुंकार भरी है। उन्होंने सीधे तौर पर DMK सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन को निशाने पर लेते हुए कहा कि तमिलनाडु की जनता कभी भी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगी जो तमिल संस्कृति और महिलाओं का सम्मान न करता हो। जिस प्रकार से पूरी NDA इंटैक्ट होकर यहाँ चुनाव लड़ रही है, निश्चित रूप से DMK के करप्ट सरकार को, देश की सबसे करप्ट गवर्नमेंट को NDA की ये कंबाइंड अलायंस पूरी तरह से उखाड़ फेंकेगी। The people of Tamil Nadu will never accept Udayanidhi as chief minister. They will never accept a person who does not respect Tamil culture, Tamil women. वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर में तूफानी दौरा कर रहे मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने विपक्षी एकता पर सवाल उठाए। पलानीस्वामी हार से निराश हैं और इसीलिए वह हम पर कमेंट करते रहते हैं। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। DMK पर लोगों का भरोसा है। आरोप और प्रत्यारोपों के इस दौर में सवाल वही है, NDA की गुड गवर्नेंस की अपील या DMK का अपना किला बचाने का संघर्ष। जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। इस जुबानी जंग का असर मंचों से लेकर सड़कों तक दिखाई दे रहा है, लेकिन फैसला जनता को करना है, जो कि 4 मई को आएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समर्थन मांगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सिर्फ कानून नहीं बल्कि इसे जमीन पर उतारने की कवायद भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों को चिट्ठी लिखकर इस कानून के समर्थन में एकजुट होने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 16 अप्रैल से संसद में इस अहम विषय पर विशेष चर्चा होगी।
जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। अपने पत्र में पीएम ने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए उनकी नेतृत्व भूमिका अहम है। हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री अपने लेख और बयानों के माध्यम से कई बार लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में ये भी कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देना समय की मांग है। प्रधानमंत्री का ये पत्र सिर्फ राजनीतिक पहल नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी संदेश देता है। आज सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जमीन पर उतारने के लिए राजनीतिक सहमति जुटाने में जुटी है। अब देखना ये है कि इस संकल्प में सभी दल साथ आते हैं या फिर महिला आरक्षण एक बार फिर सियासी खींचतान में उलझ जाता है। 16 से 18 अप्रैल तक बुलाए गए 3 दिवसीय विशेष सत्र ने सियासी पारे को एक बार फिर चढ़ा दिया है। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आलम यह है कि सभी सांसदों के लिए संसद में 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है। भारतीय राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विशेष संसद सत्र को लेकर अपने सभी सांसदों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी करते हुए 16 से 18 अप्रैल तक सदन में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। ये विशेष संसद सत्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। सरकार का लक्ष्य इस ऐतिहासिक कानून पर व्यापक बहस और आगे की प्रक्रिया को तेज करना है। दूसरी तरफ विपक्ष इस विशेष सत्र को चुनावी स्टंट और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान बता रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिना सर्वदलीय बैठक बुलाए और बिना विश्वास में लिए इतना बड़ा फैसला कैसे लिया जा सकता है। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसे एक राजनीतिक नाटक बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे विपक्षी दलों का राजनीतिक दांवपेच करार दिया। महिलाएं ये चाहती हैं कि अब हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। सभी अलग अलग पार्टी के सभी लीडर से, सभी से महिलाओं की अपेक्षा है कि सब मिलकर उन्हें उनका हक दे। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 16 अप्रैल से शुरू होने वाली ये चर्चा भारत की राजनीतिक दिशा बदल देगी। जहां बीजेपी इसे महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े अध्याय के रूप में पेश करना चाहती है, वहीं विपक्ष इसे संसद की मर्यादाओं का उल्लंघन बता रहा है। तो रिपोर्ट एट 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी। बैसाखी दी बधाइयां, अज के जश्न मनावांगे। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। मेरे परिवार ने खूब गरीबी देखी, तो माँ मुझे भी गरीबी में नहीं देखना चाहती थी। तो एक दिन माँ ने पैसे जुटाए और सीधा मेरे गोद में रख दिया ये ड्रोन। मैंने कहा माँ से ये मैं कैसे चलाऊंगी? तो माँ कहती है ये चलता नहीं, उड़ता है। और जिस दिन से ये उड़ा ना, उस दिन से हमारी सारी गरीबी भी उड़ गई। अरे मेरी माँ से तो आप मिले ही नहीं ना। एक मिनट, ये रही मेरी माँ, मेरी भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, 35 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन दिलाकर उद्यमी बनाया और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण भी, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें।
कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की और होर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी से क्या थमेगी दुनिया की रफ्तार। पश्चिम एशिया की लड़ाई जब बातचीत की मेज पर आई तो अमेरिका ईरान की शांति वार्ता ने 21 घंटों में ही दम तोड़ दिया। पूरा लाव लश्कर लेकर इस्लामाबाद पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ईरान को खरी खोटी सुनाकर स्वदेश रवाना हो गए हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पूरी तरह से नाकाबंदी का ऐलान किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पश्चिम एशिया का युद्ध विराम खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस समझौते के विफल होने की वजह ईरान के परमाणु हथियारों से जुड़ी अनिवार्य शर्तों को न मानना बताया है। तो वहीं ईरान ने अमेरिका पर अतार्किक और बेतुकी मांगे थोपने का आरोप लगाया है। हमें पक्का वादा चाहिए कि ईरान ना तो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा और ना ही ऐसे साधन जुटाएगा जिनसे वे जल्द ही परमाणु हथियार बना सके। यही अमेरिका के राष्ट्रपति का मुख्य लक्ष्य है। 21 घंटे की माथापच्ची के बाद बेनतीजा रही शांति वार्ता के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी निराश नजर आया। मुख्य वार्ताकार ईरानी संसद के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ईरान का भरोसा जीतने में नाकाम रहा है। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने कूटनीतिक बातचीत को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन 2-3 मुद्दों पर दोनों पक्षों के विचार मेल नहीं खाते थे, जिसकी वजह से समझौता नहीं हो पाया। विफलता के बावजूद हमें कूटनीति जारी रखने का भरोसा है। शांति वार्ता की विफलता के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने जाने वाले सभी जहाजों को रोक देगा, यानी नाकाबंदी कर देगा। शांति वार्ता की विफलता के बाद से पाकिस्तान के होश फाख्ता है। जगहसाई से बचने के लिए पाकिस्तान पश्चिम एशिया में युद्ध विराम बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों से गिड़गिड़ा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की लगातार धमकियों से लगता है कि दोनों पक्षों के बीच जारी जुबानी लड़ाई कभी भी बारूदी जंग में तब्दील हो सकती है। जहां एक तरफ ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का संघर्ष विराम जारी है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान और उत्तरी इजराइल की सीमा पर मामला बेहद संवेदनशील है। आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच लगातार टकराव तेज होता जा रहा है। उत्तरी इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बने हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ऑपरेशन अब अपने निर्णायक दौर में है। जुआया में आधी रात को इजरायली खुफिया जानकारी के आधार पर एक बड़ा हमला किया गया। यहाँ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले के लिए एक लोडेड रॉकेट लॉन्चर तैयार रखा था, जिसे दागने से पहले ही इजरायली मिसाइलों ने मलबे में तब्दील कर दिया। इजराइल का संदेश साफ है, उसकी सीमा की ओर उठने वाली हर मिसाइल को लॉन्च पैड पर ही खत्म कर दिया जाएगा। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिम एशिया के नक्शे के सामने खड़े होकर दोहराया कि लेबनान के साथ शांति वार्ता में हिजबुल्लाह का खात्मा सबसे अहम है। लेबनान ने सीधी शांति बातचीत शुरू करने के लिए कई बार हमसे संपर्क किया। मैंने इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन 2 शर्तों के तहत हम हिजबुल्लाह को हटाना चाहते हैं और एक सच्चा शांति समझौता चाहते हैं जो लंबे समय तक चले। पिछले 24 घंटों में इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के कमांडो और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच सीधी मुठभेड़ हुई। इजराइल ने न केवल कई आतंकियों को ढेर किया है, बल्कि भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियारों का जखीरा भी जब्त किया है, जबकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का दावा किया है।
वहीं इस भीषण संकट के बीच लेबनान के प्रधानमंत्री ने एकता की अपील की है। उन्होंने तर्क की भाषा और राष्ट्रीय हित को ऊपर रखने का आग्रह किया है। इजराइल ने आने वाले दिनों में शांति वार्ता पर सहमति जताई है, हिजबुल्लाह के खात्मे की मांग की है, पर क्या यह मांग शांति वार्ता को साकार रूप दे पाएगी? न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोऽहम् शिवोऽहम्। भगवान श्री अमरनाथ जी की यात्रा भारतीय संस्कृति में अटूट आस्था और भक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य यानी अमर कथा सुनाई थी। यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हिमालय की पुण्य भूमि में स्थित बाबा बर्फानी का दिव्य धाम सनातन संस्कृति की जीवंत विरासत और भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। ये यात्रा आस्था, आत्मबल और राष्ट्र की सांस्कृतिक अखंडता का एक आलोकमय पथ है। ये भगवान शिव को समर्पित है, जहां प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे अमरता का प्रतीक माना जाता है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होगी और रक्षाबंधन पर 28 अगस्त को खत्म होगी। इस बार की यात्रा थोड़ी लंबी होगी, 57 दिन का ये पीरियड होगा। एडवांस रजिस्ट्रेशन विभिन्न शाखाएं हैं जहां ये पंजीकरण का काम होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी पंजीकरण करा सकते हैं। इस बार ये यात्रा अवधि पिछले वर्षों की तुलना में कुछ अधिक, करीब 57 दिनों की होगी। श्रद्धालुओं के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की गई है। ये यात्रा 2 मार्गों से संचालित होगी। यह दिव्य यात्रा एक ऐसा अनुभव बन जाती है जो जीवन भर स्मृतियों में बसकर व्यक्ति को बार बार उसी अलौकिकता की ओर आकर्षित करती है, जहां आस्था, प्रकृति और आत्मा एकाकार हो जाती है। अपनी जादुई आवाज से करीब 8 दशक तक हर उम्र के संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली आशा भोसले का आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। कल देर शाम उन्हें यहां पर दिल के दौरे के बाद जो है एडमिट किया गया था और तब से डॉक्टर की निगरानी में उनका सघन इलाज चल रहा था, लेकिन मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उन्होंने यहां पर आखिरी सांस ली। अपनी अनूठी आवाज से हिंदी पार्श्व गायन में अलग मुकाम हासिल करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया। वो 92 वर्ष की थीं। आशा भोसले ने करीब 7 दशक तक हिंदी पार्श्व गायन को अपने सुरों से समृद्ध किया और एक ऐसे भारत की पहचान बनी जो बदलते समय के साथ दुनिया से कदमताल कर रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से लेकर वैश्विक मंचों तक, ग्रामोफोन रिकॉर्ड से लेकर स्ट्रीमिंग के दौर तक उन्होंने अपनी आवाज को समय के अनुसार लगातार नया रूप दिया और इसी वजह से हर पीढ़ी में प्रासंगिक बनी रही। उन्होंने करीब 12,000 गीत गाए, जिनमें से ज्यादातर हिंदी में थे। उन्हें कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अनेक फिल्म फेयर पुरस्कार, भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। एक ऐसी कलाकार जिसने अपनी शख्सियत और अपने गीतों में जीवन के प्रति गहरा प्रेम समेटे रखा, जिसमें उल्लास भी था, पीड़ा भी थी, मिठास भी थी, कसक भी, अपनापन भी था और समय के साथ मिलकर आगे बढ़ने का साहस भी। उनके जाने से भारतीय संगीत का एक पूरा युग मौन हो गया। करीब 8 दशक से लंबा सफर जो उनका संगीत का रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि कई प्रशंसक जो हैं वो चाहेंगे कि जब राजकीय सम्मान उनको दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वहां पे भी वो रहें। तो ऐसे में जो है उसी हिसाब से जो है पूरी व्यवस्था यहाँ पर फिलहाल की गई है। भारतीय बैडमिंटन को एक नया स्टार मिल गया है। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने रजत पदक अपने नाम किया। ये सिर्फ एक पदक नहीं है, बल्कि बैडमिंटन की दुनिया में एक नए सितारे की एंट्री है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी का सफर सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि डोमिनेशन का सफर रहा। 6.5 फुट की लंबाई मतलब नेट पर कंट्रोल, बैक कोर्ट से पावरफुल स्मैश और डिफेंस में लंबी कवरेज। यही वजह है कि दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ आयुष सिर्फ खेले नहीं, बल्कि उन पर हावी दिखे। पुरुष एकल फाइनल में आयुष शेट्टी को दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी और मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के शी यूकी ने 21-8, 21-19 से हरा दिया। भले ही आयुष को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 20 वर्षीय आयुष शेट्टी का प्रतियोगिता में प्रदर्शन लंबे समय तक याद किया जाएगा। जायंट किलर आयुष शेट्टी ने पहले दौर में
विश्व के नंबर 7 खिलाड़ी ली शिफेंग को ढेर किया। दूसरे दौर में आयुष ने दुनिया के नंबर 20 खिलाड़ी शी यूजे को मात दी। क्वार्टर फाइनल में आयुष ने दुनिया के नंबर 4 खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को हराया। वहीं सेमीफाइनल में आयुष ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी थाईलैंड के कुनलावत वितितसर्न को धूल चटाकर सबको चौंका दिया। एक के बाद एक दिग्गज ढेर करते हुए भारत के टॉल एंड टेरिफिक शटलर ने डंके की चोट पर बैडमिंटन की दुनिया में अपनी मौजूदगी का ऐलान किया। फाइनल में शीयूकी के खिलाफ हार जरूर मिली, लेकिन आयुष ने बता दिया कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। आयुष ने वर्ल्ड रैंकिंग में भी बड़ी छलांग लगाई है। अब यही उम्मीद है कि आयुष अपनी इसी लय को बरकरार रखेंगे और भारत को यूं ही कामयाबी दिलाते रहेंगे। तो बैडमिंटन की नई आशा के रूप में आए हैं आयुष। तो रिपोर्टर 10 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।